जो यूज ऑफ सेल्फ रेस्क्यूअर दिया हुआ है, ये रेगुलेशन नंबर कितने में दिया हुआ है? यूज ऑफ सेल्फ रेस्क्यूअर 240 हम लोग देख लिए हैं, 241 देखें, 242 देखें, 243। ठीक है, 40 में था जूता के बारे में, 41 में था, किसके बारे में था 41 में? 241 में क्या था और 242 में क्या था? हेलमेट के बारे में किस में था, 242 में या 241 में? जल्दी से बताओ, हेलमेट के बारे में किस में दिया हुआ था, कौन से रेगुलेशन नंबर में? हेलमेट के बारे में कौन सा रेगुलेशन नंबर में दिया हुआ था? 241 में। और 242 में अदर्स जो भी इक्विपमेंट था उसके बारे में दिया हुआ था। ठीक है, और 243 में क्या हो गया, सेल्फ रेस्क्यू। ठीक है, सेल्फ रेस्क्यूअर का ये जो लीक टाइटनेस टेस्ट हो गया, या जो भी पर्सन बिलो ग्राउंड जा रहा है वो कितना ड्यूरेशन वाला लेकर जाएगा, ये सारा क्वेश्चन सर्कुलर का है, अभी थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे आ जाओ, जो कोर्स ऑफ ट्रेनिंग जो दिया जाएगा सेल्फ रेस्क्यूअर के यूज में, आर्यन ध्यान से देखो, तुम यही बताए हुए थे उसके से। तो 2 लेक्चर रहेगा, इंक्लूडिंग डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ नॉट लेस देन 1 आवर ड्यूरेशन, ईच इन एवरी कितने मंथ में, कितने मंथ में जो भी सेल्फ रिस्क्यूअर का ट्रेनिंग मतलब कैसे यूज करना है उसके बारे में ट्रेनिंग दिया जाएगा। तो 2 लेक्चर रहेगा, और 2 लेक्चर जो रहेगा उसमें कम से कम 1 घंटा का जो रहेगा क्या रहेगा, डेमोन्स्ट्रेशन रहेगा, दिखाएगा सेल्फ रिस्क्यूअर को। तो वंस एटलीस्ट इन एवरी 6 मंथ। ठीक है, ये मेन पावर डिस्ट्रीब्यूशन प्लान कितने नंबर रेगुलेशन में दिया हुआ है, सभी लोग बताओ जल्दी से। ये जो मेन पावर डिस्ट्रीब्यूशन प्लान है कितने नंबर रेगुलेशन में दिया हुआ है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेगुलेशन है। अरे यार, कोई 246 बोल रहे हो, कोई 252 बोल रहे हो, ऐसा कैसे हो गया? कोई 247 भी बोल दे रहे हो। देख लो कहाँ दिया हुआ है, 246 में दिया हुआ है मेन पावर डिस्ट्रीब्यूशन प्लान। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में 100% ये क्वेश्चन रहता है। ठीक है, फिर से रहेगा क्वेश्चन, तुम लोग एग्जाम में नहीं आया लेकिन तुम लोग को भी एग्जाम में आना चाहिए कि मेन पावर डिस्ट्रीब्यूशन प्लान किसके लिए होता है। ये मेन पावर डिस्ट्रीब्यूशन प्लान अंडरग्राउंड माइंस के लिए, ठीक है, ओपन कास्ट के लिए नहीं होता है। ये मेन पावर डिस्ट्रीब्यूशन प्लान क्या होता है कि हर एक महीना के जो फर्स्ट वीक जो होता है ना, हर एक मंथ का जो पहला सप्ताह होता है, तो मैनेजर क्या करेगा कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट में टोटल कितना नंबर ऑफ मैन पावर का रिक्वायरमेंट है, ठीक है, असेसमेंट करके एक मैन पावर डिस्ट्रीब्यूशन प्लान बना देगा। क्योंकि अंडरग्राउंड माइंस में बहुत बार होता है कि ओवरमैन सरदार बोलता है कि सर आप ही बना के दे दीजिए कि कहाँ पे कितना आदमी रखना है, कि किस पॉइंट पे कितना आदमी रखना है, कहाँ गुलाई में कितना आदमी रखना है, आप ही बना के दे दीजिए, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। अगर आदमी किसी दिन नहीं आएगा तो मशीन नहीं चल पाएगा, अगर आएगा तो चलेगा। तो मेन पावर डिस्ट्रीब्यूशन प्लान वही होता है, एक तरीके से सर्वे किया जाता है। सर्वे क्या है, मैनेजर जो होता है प्रत्येक मंथ के पहला जो सप्ताह होता है वो पूरा सर्वे करेगा कि कितना नंबर ऑफ पर्सन ऑर्डिनरली एम्प्लॉयड है किसी डिस्ट्रिक्ट में, या कितना रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना, एक तरीके से कितना जरूरत है वहाँ पे उसके बारे में बना दिया जाता है। तो ये मैनेजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आइए सर, प्लान मतलब ये कि नक्शा वगैरह नहीं समझ लेना, मेन पावर डिस्ट्रीब्यूशन प्लान यहाँ लिख दिए इस तरीके से कि सरफेस में मान लो हॉलेज है तो यहाँ एक हॉलेज खलासी हो गया, सरफेस में ट्रामर 5 ट्रामर हो गया, 25 नंबर, 25 नंबर जो भी लेवल रहा, 7 डीप वगैरह जो भी डीप रहा वहाँ पे 5 ट्रामर लग गया।
30 नंबर में, इस तरीके से उस डिस्ट्रिक्ट का पूरा मैन पावर कहाँ कहाँ कितना देना है वो सारा रहता है। तो ये ध्यान रखना है, इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा कि मैनेजर सेल एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ मेक ए सर्वे एंड प्रिपेयर ए स्केच प्लान शोइंग नंबर ऑफ पर्संस नॉर्मली एम्प्लॉयड इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, कि किसी यहाँ तो लिखा हुआ है किसी भी डिस्ट्रिक्ट में कितना नंबर ऑफ पर्सन और क्या कहते नॉर्मली एम्प्लॉयड है उसके बारे में, लेकिन जो भी है वही असेसमेंट करके बताया है कि इतना इतना आप दे सकते हैं, इतना मैन पावर में एक शिफ्ट निकल जाएगा। बाकी सब जो भी ऑप्शन दिया हुआ है गलत दिया हुआ है कि मैनेजर सेल असेस द मैन पावर डिप्लॉयड फॉर अचीविंग टारगेट, नहीं, टारगेट को अचीव करने के लिए कितना मैन पावर जो तो पड़ेगा वो सब नहीं चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैन फॉर डिप्लॉयमेंट एट सरफेस एरिया एंड स्टोर, ये भी नहीं है। मैनेजर सेल इंश्योर दैट पर्सन रिपोर्टेड आर मार्क देयर अटेंडेंस, नहीं, ये भी नहीं है कि अटेंडेंस वगैरह का कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। अब ये कब प्रिपेयर किया जाएगा, तो ड्यूरिंग फर्स्ट वीक ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, और साइन और डेटेड उसमें कौन करेगा, मैनेजर करेगा। तो ये ध्यान रखना, मैन पावर डिस्ट्रीब्यूशन प्लान सेल बी मेड ड्यूरिंग फर्स्ट वीक ऑफ एवरी मंथ, सेम है, सारा चीज सेम है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन सेम है। तो ये मैन पावर डिस्ट्रीब्यूशन प्लान जो भी है रेगुलेशन नंबर 246 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आता है कि ओवरमैन, इसके बाद क्या आता है 247 नंबर रेगुलेशन है कि जहाँ पे भी जो कॉम्पिटेंट पर्सन टर्म लिखा हुआ है, ठीक है, कॉम्पिटेंट पर्सन जो लिखा हुआ है, तो पूरे रेगुलेशन में कहाँ पे कौन कॉम्पिटेंट पर्सन होगा उसके बारे में डिटेल कहाँ दिया हुआ है, 247 नंबर रेगुलेशन में दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या पूछ दिया है क्वेश्चन में कि ओवरमैन सर्टिफिकेट रिस्ट्रिक्टेड वाला कितना नंबर रेगुलेशन में दिया हुआ है। लड़का लोग को तो 247 नंबर रेगुलेशन सबको पता रहेगा कि यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन रिस्ट्रिक्टेड वाला किस में दिया हुआ है, तो वो जो ऑप्शन सी है ना 247 का सब रेगुलेशन 3 में दिया हुआ है। फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, फर्स्ट में दिया हुआ है अनरिस्ट्रिक्टेड वाला, ठीक है ना, ओवरमैन सर्टिफिकेट मैनेजर सर्टिफिकेट वाला। सेकेंड में क्या दिया हुआ है कि उसके पास गेस्ट टेस्टिंग सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। और थर्ड में क्या दिया हुआ है यहाँ पे देखो, सी में ओपन कास्ट वर्किंग के लिए, तो वहाँ पे ओवरमैन सर्टिफिकेट जो रिस्ट्रिक्टेड वाला है वो काम कर सकता है। तो ये रेगुलेशन भी इम्पोर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखना तुम लोग। अब है कि 25 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि कहीं भी माइंस में अगर लॉस ऑफ लाइफ होता है या किसी का सीरियस बॉडली इंजरी हो जाता है, तो वर्क में बी रिज्यूम्ड एट द प्लेस ऑफ एक्सीडेंट। ठीक है, कि वर्क क्या बोला जाता है कि नॉर्मली वैसे कि अगर किसी प्लेस पे एक्सीडेंट हो जाता है तो उस एक्सीडेंट प्लेस को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर चीफ इंस्पेक्टर कितने घंटे अगर उस उतना टाइम के अंदर अगर नहीं आता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, काम को रिज्यूम कर सकते हैं, काम को रिस्टार्ट कर सकते हैं। तो क्या दिया हुआ है कितने घंटे के अंदर, वो दिया हुआ है 72 आवर्स, कि अगर 72 घंटे के अंदर आके चीफ इंस्पेक्टर इंस्पेक्शन नहीं करता है तो उस केस में काम को स्टार्ट किया जा सकता है। लेकिन कुछ अलग अलग सिचुएशन दिया हुआ है कि फिर भी काम को मतलब हम लोग वहां पे एक्सीडेंट प्लेस को डिस्टर्ब कर सकते हैं। किस किस केस में हम लोग एक्सीडेंट प्लेस को डिस्टर्ब कर सकते हैं, एक तो हो गया कि मान लो 72 घंटा के अंदर विजिट नहीं करता है, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है कि मान लो एक्सीडेंट हुआ और हम लोग तुरंत डिस्टर्ब कर दिए, अगर कोई आदमी वहां पे फंस गया है, किसी का रेस्क्यू करना है, जो आदमी फंसा हुआ है उसका रेस्क्यू करना है, ठीक है। या कुछ वैसा जैसे मान लो कोरोना के टाइम में क्या हुआ था, कोरोना के टाइम में क्या हुआ था, पूरा पावर प्लांट में कोयला का शॉर्टेज होने लगा था। ठीक है, पावर प्लांट में क्या हुआ था, कोयला का पूरा शॉर्टेज होने लगा था, कोयला का ह्यूज डिमांड था, कोयला का डिमांड पूरी तरीके से बढ़ गया था। अब अगर हम लोग वेट करेंगे कि चीफ इंस्पेक्टर आएगा, अगर चीफ इंस्पेक्टर 24 घंटे के बाद भी आता है तो एक दिन तो प्रोडक्शन पूरा ठप हो जाता, एक दिन प्रोडक्शन ठप हो जाता तो हो सकता है कि वो फिर कोयला हम लोग कैसे पूरा करते हैं। तो उस केस में अगर कुछ इमरजेंसी सिचुएशन है जहाँ पे कोयला का रिक्वायरमेंट है तो उस केस में भी किया जा सकता है। कोई आदमी वहाँ पे फंसा हुआ है, किसी आदमी का ज़िंदगी को बचाना है, जो लिख रहे हो वो डेथ बॉडी रिकवरी करना है, तो ये सारा चीज़ में एक्सीडेंट प्लेस को डिस्टर्ब किया जा सकता है। लेकिन जैसे एक्सीडेंट प्लेस डिस्टर्ब किया जाएगा तो फिर तुरंत क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे उस जगह का पूरा जो ओरिजिनल सिचुएशन था ना वैसा ही एक स्केच प्लान तैयार कर देना होगा।
और उस स्केच प्लान में मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, सेफ्टी ऑफिसर, सर्वेयर, वर्कमैन इंस्पेक्टर, ये सभी लोग साइन करेगा। अगर वहां पे वर्कमैन इंस्पेक्टर प्रेजेंट नहीं रहेगा तो उस केस में वहां पे जो भी वर्कर प्रेजेंट रहेगा उससे साइन करवा लिया जाएगा, और जो प्लेस ऑफ एक्सीडेंट रहेगा उसका फोटो वगैरह भी साथ में रहेगा, वो फोटो साथ में अटैच कर दिया जाएगा। फोटोग्राफी मतलब यही, एक्सीडेंट प्लेस को अगर हम लोग डिस्टर्ब कर दे रहे हैं 72 घंटा से पहले, अगर डिस्टर्ब करें एक्सीडेंट प्लेस को, तो उस जगह का जो स्केच प्लान है ना, साथ में फोटो भी ले लिया जाएगा, कि मान लो पहले क्या स्थिति था, वो फोटो वगैरह भी लेके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के रूप में उसको भी दे दिया जाएगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को ध्यान रखना है। ये रेगुलेशन नंबर 251 में दिया हुआ है, प्लेस ऑफ एक्सीडेंट नॉट टू बी डिस्टर्ब। और 249 भी इम्पोर्टेंट है, राइटिंग ऑफ रिपोर्ट्स। ये जो राइटिंग ऑफ रिपोर्ट्स लिखता है, मान लो ओवरमैन, तो वो कहाँ किसके तहत लिखता है, ये 249 नंबर जो रेगुलेशन है ना, इसी के तहत। सेक्शन 23 में 2 मंथ है, 2 मंथ कुछ अलग है। ये जब हम पढ़ाए हुए हैं ना रेगुलेशन में, तुम लोग ध्यान देना, ये जो सीएमआर का जो वीडियो जहाँ पे अपलोड है, वहाँ पे हम तुम लोग को माइंस एक्ट में भी जो दिया हुआ है सेक्शन 23, वो भी वहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं। डीजीएमएस में कितने टाइम में फोटोज भेजना है, ये रेगुलेशन नंबर 8 में दिया हुआ है ना, 15 दिन वाला। रेगुलेशन नंबर 8 में नहीं, मैनेजर्स का जो ड्यूटी वगैरह है वहाँ पे शायद दिया हुआ है 8 दिन में दिया हुआ है, भाई 15 दिन में दिया हुआ है। ठीक है, तो राइटिंग ऑफ रिपोर्ट्स 249 नंबर रेगुलेशन, और राइटिंग ऑफ रिपोर्ट्स का भी एक वीडियो पूरा अच्छे तरीके से बना के अपलोड किया गया है, वो देख लेना। ऑफिशियल टू बी लिटरेट, जो भी ऑफिशियल होता है उसका पढ़ा लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, या जिस भी डिस्ट्रिक्ट में उसको भेजा जा रहा है, लेकिन ये ऑफिशियल क्या कहते लिटरेट होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए। ये मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, इंजीनियर, सर्वेयर पे लागू नहीं होता है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और लिटरेट तो रहेगा ही, मतलब क्या है कि उस वहाँ का लोकल लैंग्वेज जाने ये कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, उस जगह का लोकल लैंग्वेज जाने, वहाँ का खोट्टा देहाती भोजपुरी भाषा जाने, तेलुगु जान ले, ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये ऑफिशियल टू बी लिटरेट, ये जो 248 नंबर जो रेगुलेशन है, ये मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, ये सब पे लागू नहीं होना चाहिए। लेकिन जो भी बाकी ऑफिशियल जो है, जब तक कि वो लिटरेट नहीं रहेगा और कन्वर्जेंट विद द लैंग्वेज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, जिस डिस्ट्रिक्ट में माइन सिचुएटेड है उस डिस्ट्रिक्ट का उसको लैंग्वेज भी आना चाहिए, या तो मेजोरिटी ऑफ पर्सन जो भी समझ पाए उस लैंग्वेज को, उसके बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि मान लो मेन काम तो उन लोग करवाना है, मैनेजर क्या है वो इंग्लिश भी बोले, हिंदी बोले, वहाँ को लोकल लैंग्वेज ना भी बोले चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन उसका जो ओवरमैन होना चाहिए, माइनिंग सरदार होना चाहिए, या फिर मान लो जो वर्कर वगैरह, मान लो ऑफिशियल में ओवरमैन माइनिंग सरदार को भी काउंट कर होता ही है, तो वो लोग क्या है कि वहाँ का लोकल लैंग्वेज भी रहे जाने तो अच्छा बात है, लेकिन ऐसा वैकेंसी में कहीं लिखा हुआ नहीं रहता है। ठीक है, किस पे लागू नहीं होगा ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि ये 248 नंबर रेगुलेशन किस पे लागू नहीं होगा, ये मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, इंजीनियर, सर्वेयर पे लागू नहीं होगा। क्योंकि मान लो अभी हम लोग उड़ीसा ट्रांसफर कर दे, मान लो किसी भी रीजन से, उड़ीसा में कोल माइनिंग नहीं है, मान लो भाई है एमसीएल तो है, उड़ीसा में कर दिया, हम वहाँ पर सब लोग उड़िया बोल रहे हैं, हमको तो उड़िया आता ही नहीं, तो फिर भी वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है मेरे लिए। ठीक है, ऐसा है। 252 नंबर रेगुलेशन, तुम लोग का इसमें ये कन्फ्यूजन होता है कि सर इमरजेंसी रिस्पांस एंड इवैक्यूएशन जो प्लान है, ये क्या है, ओपन कास्ट के लिए है या अंडरग्राउंड के लिए है? तो ये दोनों माइंस के लिए है। ये जो इमरजेंसी रिस्पांस एंड इवैक्यूएशन प्लान है, मतलब माइंस में अगर अचानक से कुछ इमरजेंसी अराइज हो गया है, तो उस केस में सभी पर्सन का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सभी का क्या रिस्पॉन्स रहेगा। ठीक है, सभी का क्या रिस्पॉन्स रहेगा, उस टाइम में कैसे इवेक्यूएट किए करवाया जाएगा पूरा माइंस को, अगर कोई फंसा हुआ है, तो वो सारा चीज़ यहाँ पे है। तो यहाँ पे भी प्लान में ये नहीं कि कुछ ड्रॉ किया गया है, ऐसे नक्शा वगैरह बनाया गया है, वैसा कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या है, सभी का रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे भी फिक्स्ड कर दिया गया है, कि ओनर, एजेंट, मैनेजर से लेके लोअर लेवल तक का जो वर्कर है,
सभी तक का सभी का रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर दिया गया है यहाँ पे इमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड इवैक्यूएशन प्लान में। ये प्लान बनाने का जिम्मेवारी किसका है? तो देखो ओनर, एजेंट एंड मैनेजर है, मतलब तीनों का जिम्मेवारी बनता है। ओनर, एजेंट, मैनेजर ऑफ एवरी माइन कि सेल हैव ए कम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम इन प्लेस टू रिस्पॉन्ड टू, कोई भी इंजरी हो जाता है, इलनेस हो सकता है या इमरजेंसी हो सकता है, तो उस केस में या कोई भी फोर्सिएबल, मान लो माइनिंग वगैरह कैसा है, माइनिंग जो है एक तरीके से बोलो कभी भी कुछ भी इसमें हो सकता है, कभी भी हम लोग बोले 100% सेफ है नहीं बोल सकते हैं, कभी भी माइनिंग में कुछ भी काम करते हुए हो सकता है, हम लोग है कि सेफ्टी के साथ काम करते हैं। किसी भी इंडस्ट्री में ले लो, देखते ही हो, मान लो सिंपल कोई इंडस्ट्री रहा, स्टील प्लांट वगैरह, वहां पे भी कभी बॉयलर ब्लास्ट कर गया, कभी कुछ हो गया, वहां पे भी आदमी लोग का डेथ होते ही जाता है। तो कुछ भी वैसा फोर्सिएबल इंडस्ट्रियल कुछ रहे, वैसा एक्सीडेंट होने के चांस रहे, या कुछ नेचुरल डिजास्टर, कभी मान लो भूकंप, गुजरात वगैरह वाला मान लो, भुज वगैरह एरिया में जो भी माइंस है, वहाँ है कि बहुत ही ज़्यादा हाईली सेंसिटिव है, मान लो एरिया कि भूकंप कभी भी आ सकता है। तो भूकंप से निपटने के लिए वहाँ प्लानिंग करके रखना हो कि अगर भूकंप आता है तो उस केस में सभी पर्सन का, हाजिरी बाबू से लेके सभी का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मान लो ओवरमैन लोग फील्ड में रहा, उसको खबर, वो देखा कि अरे सामने एक्सीडेंट हो गया, तो सीधा वो हाजिरी बाबू खबर करेगा, हाजिरी बाबू रहेगा वो मैनेजर को खबर करेंगे, मैनेजर जो रहेगा से और सभी लोगों को खबर करेगा कि तुरंत वहां पे सब टीम पहुंच जाए। ठीक है, तो इमरजेंसी रिस्पांस इवैक्यूएशन प्लान बनाने का जिम्मेवारी ओनर, एजेंट, मैनेजर का होता है। और इसके बारे में क्या होता है, बीच बीच में हम लोग मॉक रिहर्सल भी करवाते रहते हैं। कभी क्या करवा दिए कि इलेक्ट्रिकल शॉक लग गया किसी को, कि सॉवेल से कोई आदमी केबल हैंडल कर रहा था, शॉक लग गया है, अब उस केस में झूठा अफवाह, मतलब अफवाह फैला दिया गया, लेकिन एक्चुअल में इसके बारे में किसी को नहीं पता रहता था कि सही में, सबको फील क्या हो रहा है कि एक्चुअल में माइंस में एक्सीडेंट हो गया। तुरंत सभी को खबर कर दिया गया फील्ड से, मान लो गवर्नमेंट खबर कर दिया शिफ्ट इंचार्ज को कि सर यहाँ पे ये जो है वीरेंद्र दास, इसको ये हो गया है, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल शॉक लग गया है, केबल हैंडल कर रहा था, होश में है, होश में है लेकिन शॉक लग गया है, वो पूरा हालत उसका लेकिन खराब लग रहा है। फिर तुरंत क्या करेंगे, हाजिरी बाबू को फोन जाएगा, हाजिरी बाबू या जो भी रहेगा, फिर एम्बुलेंस वगैरह का फोन जाएगा, मैनेजर का फोन जाएगा, फिर सब कितने देर में तुरंत पहुंच रहा है मान लो, तो वो सारा टाइम वहां पे सारा टाइम काउंट किया जाता है, लिखा जाता है कौन कौन आदमी आया, अगल बगल में कोई माइंस है तो उसको भी इंफॉर्मेशन दी जाता है कि मेरे माइंस में ऐसा ऐसा हो गया है, अपने माइंड से भी आप रेस्क्यू पर्सन को भेजिए। ठीक है, अपने माइंड से भी आप रेस्क्यू पर्सन को भेजिए। तो ये सारा चीज़ एक डायरी में रहता है, फिर डायरी में सारा रजिस्टर, मतलब नोट किया जाता है कि बगल माइंस के पीओ कितनी देर में आए, वहाँ का सेफ्टी ऑफिसर कितने देर में आया, जीएम कितना आया, सिक्योरिटी कितने देर में पहुंचा, एम्बुलेंस कितने देर में पहुंचा, यूनियन वाले कब पहुंचे, ये सारा चीज़ पूरा अच्छे से मेंशन किया जाता है। तो यही है, इसमें मॉक रिहर्सल जो होता है रेगुलर इंटरवल पे होता है। ठीक है, कुछ फिक्स टाइम नहीं है, लेकिन लगातार कुछ कुछ इंटरवल पे मॉक रिहर्सल होते ही रहना चाहिए। हाँ हाँ, असली में पूरा होता है, मतलब बोल दिया जाता है कि माइंस में एक्सीडेंट हो गया, वो रहता है कि शिफ्ट वाले को भी खबर रहता है, और सेफ्टी ऑफिसर अगर वहाँ कंडक्ट करवाता है उसको खबर आता है, बाकी किसी को खबर नहीं रहता है। ऐसा हुआ था, क्या हुआ था, धोरी खास में दो माइंस है ना, 4, 5, 6 और 7, 8 इंक्लाइन। तो क्या हुआ था, 4, 5, 6 में एक फेटल एक्सीडेंट हो चुका था। अब अचानक से हम लोग माइंस में ही थे, और इधर प्लानिंग हो गया कि 7, 8 में मॉक रिहर्सल करवाना है, और डीजीएमएस का टीम भी पहुंचे हुए थे। वही लोग बोले कि आज करवाइए, किसी को कुछ अभी इंफॉर्मेशन पहले से नहीं दीजिए। अब अचानक से वहाँ फोन आया अंडरग्राउंड माइंस में, हम लोग 4, 5, 6 में, कि उस माइंस में ऐसा सा आग लग गया है, और इतना वर्कर लोग फंस गया है कि अपना माइंस को खाली करवा लीजिए। तो पूरा अपना माइंस में हम लोग, मेरा ही शिफ्ट था, पूरा सब वर्कर लोग को लेके ऊपर आ गए। सोचे कि अरे यार अभी कुछ दिन पहले ही तो एक फेटल एक्सीडेंट हुआ है, फिर से ऐसा केस हो गया है, क्या होगा वो। लेकिन फिर था कि ऊपर आए, पूरा सिक्योरिटी वाला बगल का पीओ, मैनेजर, जीएम सब पहुंच गया, एम्बुलेंस वगैरह सब पहुंच गया। तब पता चलता है कि अरे मॉक रिहर्सल हो रहा है। तो ऐसा होता है, एक्चुअल में करवाया जाता है। तो जो मॉक रिहर्सल होता है वो बहुत बार नहीं देखते हो, आर्मी वगैरह भी अपना ट्रेनिंग करता है, मतलब फायर फाइटिंग वगैरह मॉक रिहर्सल करता है, तो वो एक्चुअल सिचुएशन जैसा करना चाहिए वो, कि कैसे निपटा जाए उससे। रेगुलेशन 37, रेगुलेशन 44 और 252 में कंफ्यूजन है सर।
सब देख लेंगे। अभी 252 का जो कहानी बता रहे थे, बस कहानी को अंत करते हैं। इसमें क्या क्या दिया हुआ है, इस प्लान में क्या क्या रहेगा कि प्रत्येक का, जो बताया ना, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एडमिनिस्ट्रिंग एक्शन आइडेंटिफाइड टू इम्प्लीमेंट एन इमरजेंसी रिस्पॉन्स, कि इमरजेंसी रिस्पॉन्स में कैसे क्या सब इम्प्लीमेंट करना है, इंडिविजुअल क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, सबका फिक्स किया जाएगा। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इमरजेंसी कम्युनिकेशन सिस्टम, कि इमरजेंसी में कैसे सबको कम्युनिकेट किया जाएगा, कौन किसको क्या खबर करेगा, वो भी सारा रहेगा। ए सिस्टम इन प्लेस टू प्रोवाइड इमीडिएट नोटिफिकेशन, ये एक वैसा कुछ सिस्टम रहेगा, सायरन वगैरह रहेगा कि एक ही बार सभी को पता चल जाए माइंस में कि कुछ वैसा एक्सीडेंट डिजास्टर कुछ भी हो गया है, माइंस खाली करना है। और फिर एक प्रोसीजर रहेगा कि कैसे सेफ, ऑर्डरली और इमीडिएट विड्रॉल सभी पर्सन करेगा। देखो ऑर्डरली टर्म क्यों दिया हुआ है, ये जो कैप क्या बोलते हैं, कैप्सूल, गिल का जो कैप्सूल बोलते हैं हम लोग, जो 65 आदमी महावीर कोलेरी में जो पानी में फंसा हुआ था, तो वहां पे क्या था कि मान लो गिल जो थे वो कैप्सूल बनाए, क्या है कि वर्कर लोग को उससे ऊपर लाया जाएगा, ऊपर लाया जाएगा, लेकिन अब है कि वहां 65 आदमी फंसा हुआ है। अब अगर कोई नहीं जाएगा तो क्या होगा, 65 आदमी बोलेगा कि पहले हमको निकलने दो, ये बोलेगा हमको निकलने दो, भगदड़ मच जाएगा अलग। तो इसलिए उस केस में क्या हुआ था कि ये जो गिल थे, कैप्टन गिल या कैप्सूल गिल बोलो, वो खुद ही पहले अंडरग्राउंड माइन से, मतलब कैप्सूल के थ्रू नीचे गए, और उसके बाद वो सभी वर्कर को अरेंज करके एक कर करके वहां से भेजे, वो ऊपर में एक एक करके वो ऊपर में भेजे, और लास्ट में वो खुद आए हुए थे। तो वही है कि ऑर्डरली है, मतलब वर्कर लोग को भी कि एक ऑर्डर में आए, ये नहीं कि उन लोग भी ऑलरेडी कुछ डिजास्टर हुआ है और ये लोग अलग से अफरा तफरी का माहौल बना दिया है, वैसा नहीं होना चाहिए। तो ये सारा चीज़ को ध्यान रखना है। इमरजेंसी बाकी है कि ये सब इंटरव्यू के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ रहता है। बाकी अब तो इंटरव्यू कहीं होता नहीं है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। मॉक रिहर्सल कब होगा, रेगुलर इंटरवल पे होगा। और ओनर एजेंट मैनेजर क्या करेगा, जो इमरजेंसी रिस्पांस इवैक्यूएशन प्लान रहेगा ना, इसका एक कॉपी रीजनल इंस्पेक्टर को जमा करेगा। चीफ इंस्पेक्टर की बात नहीं हो रहा है, रीजनल इंस्पेक्टर जो लोकल लेवल का जो अपना इंस्पेक्टर आता है उसको ये सबमिट करेगा। अब कहीं भी ओनर एजेंट मैनेजर अगर इमरजेंसी का इंफॉर्मेशन रिसीव करता है, और अगर ओनर एंड मैनेजर नहीं रहेगा, तो उस केस में उसका जो प्रिंसिपल ऑफिशियल रहेगा, जो सरफेस पे प्रेजेंट रहेगा, वो तुरंत क्या करेगा, जो भी इमरजेंसी एक्शन प्लान बना के रखा गया है, जो इमरजेंसी रिस्पॉन्स इवैक्यूएशन प्लान, उसी को एक तरीके से इमरजेंसी एक्शन प्लान जो भी बना के रखा गया है, उसको तुरंत क्या किया जाएगा, इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा, तुरंत उसको ऑपरेशन में ला दिया जाएगा। अब जो पढ़े हैं देखो, कुछ क्वेश्चन बनता है कि नहीं। स्केच वाला जो था ये पढ़े ही हैं हम लोग। सेफ्टी ऑफिसर का साइन रहेगा, मैनेजर या असिस्टेंट मैनेजर का साइन रहेगा, वर्कमैन इंस्पेक्टर का रहेगा, सर्वेयर का रहेगा, ऑल ऑफ द अबव का रहेगा। हम बता रहे हैं 37 44 भी बता रहे हैं हम। किस केस में प्लेस ऑफ एक्सीडेंट नॉट टू बी डिस्टर्ब, किस केस में प्लेस ऑफ एक्सीडेंट डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, फेटल एक्सीडेंट, सीरियस एक्सीडेंट, या फेटल और सीरियस, या नन ऑफ द अबव, क्या होना चाहिए इसका आंसर। अगर फेटल भी हो जाए या सीरियस हो जाए, कुछ भी रहे, दोनों केस में एक्सीडेंट प्लेस को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अब बात आता है क्वेश्चन नंबर 28 में, दोनों लिखा हुआ है, सीरियस बॉडली इंजरी भी हो जाए या फेटल हो जाए, दोनों केस में, ठीक है। जो ऑप्शन ए टिक किया है सुधार लेना। जो इमरजेंसी रिस्पांस एंड इवैक्यूएशन प्लान है, ये कितना नंबर रेगुलेशन में दिया हुआ है, कितना नंबर रेगुलेशन में दिया हुआ है। 252 में। इमरजेंसी रिस्पांस एंड इवैक्यूएशन प्लान शेल कवर माइन इवैक्यूएशन एंड इंक्लूड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ, प्रत्येक सिंगल व्यक्ति का रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स किया जाएगा। इमरजेंसी कम्युनिकेशन सिस्टम एस्टेब्लिश किया जाएगा।
फिर एक प्रोसीजर बनाया जाएगा कि कैसे सेफली, ऑर्डरली और इमीडिएट हम लोग वहाँ पे जो भी व्यक्ति वहाँ पे डेंजर वाले प्लेस में है उसको कैसे विड्रॉ किया जाएगा, ये सारा चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है ना। ये सारा चीज़ मतलब सही दिया हुआ है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। इमरजेंसी रिस्पांस प्लान के अंदर ये सभी चीज़ आता है। तो ओनर एजेंट मैनेजर जो एक कॉपी सबमिट करेगा इमरजेंसी रिस्पांस एंड इवैक्यूएशन प्लान का, किसको सबमिट करेगा? रीजनल इंस्पेक्टर को या चीफ इंस्पेक्टर को, या चीफ इंस्पेक्टर रीजनल इंस्पेक्टर या चेयरमैन ऑफ द कंपनी, किसको ये करेगा सबमिट? ओनर एजेंट एंड मैनेजर। सभी का आंसर आना चाहिए। ये सिर्फ रीजनल इंस्पेक्टर को करेगा। 30 नंबर में, ऑन रिसीविंग इंफॉर्मेशन, अगर इमरजेंसी का कोई इंफॉर्मेशन रिसीव करता है तो इमरजेंसी एक्शन प्लान को कौन तुरंत इमीडिएटली ऑपरेशन में पुट करेगा? तो ओनर एजेंट मैनेजर। और अगर ओनर एजेंट और एंड मैनेजर अगर अब्सेंट रहता है तो उस केस में कि जो भी प्रिंसिपल ऑफिशियल सरफेस में प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, जो भी प्रिंसिपल ऑफिशियल ऑफ द माइन जो सरफेस में प्रेजेंट रहेगा वो इमरजेंसी प्लान को पुट कर देगा, ऑपरेशन में ले आएगा। ये जो मॉक रिहर्सल होना चाहिए, कितना अंतराल पे होना चाहिए? डेली होना चाहिए, 7 दिन में होना चाहिए, 14 दिन में होना चाहिए, 30 दिन में होना चाहिए, या क्या है इसका दिया हुआ? ये जो मॉक रिहर्सल होना चाहिए, क्या होना चाहिए? कुछ टाइम इंटरवल वैसा नहीं दिया हुआ है, सिर्फ दिया हुआ है कि रेगुलर इंटरवल पे, बीच बीच में इंटरवल पे होते रहना चाहिए। ये जो मॉक रिहर्सल होता है ना, इसका हमेशा हम लोग जनरली क्वार्टरली ही करवाते हैं। तो क्वार्टरली में होता है कि ये रिपोर्ट देना पड़ता है, डीजीएमएस को भेजा जाता है, लेकिन ऐसा कुछ दिया नहीं है।